हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में 9th क्लास हिंदी में व्याकरण हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ व्याकरण का एक और नया टॉपिक, नाम है समास। समास के परिभाषा, समास का अर्थ, समास के भेद, समास के उदाहरण, सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है यह, तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा स्टार्टिंग टू एंड, ताकि आप समास, जो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम हमें समास बहुत कठिन लगता है, नहीं समझ में आता, बहुत सरल है क्योंकि समास तो बहुत छोटा है। इसी को पढ़ेंगे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त। चलिए शुरू करते हैं समास। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समास है क्या। जैसे अभी मैंने कहा ना कि समास बहुत छोटा है, अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट करना। तो इसका अर्थ होता है छोटा या फिर संक्षिप्त करना। जैसे बड़ा सा लिख देंगे, दही में डूबा हुआ बड़ा। बड़ा सा क्या लिख देंगे, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब आपसे मान लो कोई पूछे कि क्या खा रहे हो, तो आप कहोगे मैं दही में डूबा हुआ बड़ा खा रहा हूं। अरे छोड़ो ना इतनी बड़ी सेंटेंस को, आप क्या बोल दोगे, मैं दही बड़ा खा रहा हूं। सबसे सिंपल। तो दही में डूबा हुआ बड़ा है बहुत बड़ा वाक्य, इसको छोटा कैसे कर दिया, दही बड़ा। तो ये छोटा रूप कहलाता है समास, क्योंकि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। कहां जा रही हो या कहां जा रहे हो, तो आप कहोगे रसोई के लिए घर है वहां जा रहा हूं। तो बड़ा अजीब सा लगेगा, इतना बड़ा वाक्य। तो क्या कह दोगे आप, कहां जा रहे हो, रसोई घर। वेरी गुड, ठीक। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक पद के मेल को समास कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। और समास से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त करना। और इसकी परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक पद या दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, और इनसे जो भी शब्द निर्मित होता है उसको समस्त पद कहते हैं। ये हो गया समास, और ये ठीक है, वो ये समास और समास से बना पद समस्त पद कहलाता है। जैसे समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। अब जैसे ये है समस्त पद, विद्यालय क्या है, समस्त पद, क्योंकि ये किससे बना है, विद्या के लिए आलय। इसको छोटा कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, तो वो हो गया विद्यालय। अब विद्यालय का विग्रह करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, समास विग्रह, ठीक। समस्त पद के सभी पदों को अलग करना, विद्या के लिए आलय, तो इसको जब अलग अलग कर दिया, इसका विग्रह कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो इसको समास विग्रह कहते हैं। जोड़ने को समास, तोड़ने को समास विग्रह। क्लियर हुआ, जोड़ा तो समास बन गया, तोड़ा तो समास विग्रह हो गया। माता पिता, माता और पिता, समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो जो पहला है ये विद्या, ये होता है पूर्व, और लय ये होगा, आलय होगा उत्तर पद। प्रथम पद जिसे पूर्व पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद या पर पद भी कहते हैं, ठीक है। प्रधान पद किसे कहते हैं, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, प्रधान, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि समास में सिर्फ दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद जो पहले वाला, पहले पद को, ठीक, पहले पद को, और दूसरा होता है उत्तर पद, उत्तर पद दूसरे वाले को, क्योंकि दो ही पद होते हैं। ठीक, अब आया है कि प्रधान पद। भाई पूर्व पद पढ़ लिया हमने, उत्तर पद भी पढ़ लिया हमने, अब प्रधान पद किसे कहते हैं, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, सुनो। उदाहरण के लिए जैसे जलधारा का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, जल की धारा, जिसमें जल एक पुल्लिंग शब्द है और धारा एक स्त्रीलिंग। क्योंकि धारा शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण पूरा जलधारा शब्द स्त्रीलिंग बन गया, इस कारण धारा यहां प्रधान पद है। क्या हुआ, प्रधान पद क्या किसे कहते हैं,
जो पूर्व पद और उत्तर पद रहते हैं उनमें से, जैसे यहां आया एक और, हम चलते हैं पिछली उस पर, जैसे विद्यालय, विद्यालय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? विद्या स्त्रीलिंग है और आलय है पुल्लिंग, लेकिन अब यहां पर विद्यालय क्या हो गया? पुल्लिंग, तो यहां पर आलय हो जाएगा प्रधान, जिसके कारण लिंग परिवर्तन हो जाता है, वो होता है प्रधान, प्रधान पद। ठीक है, अलग अलग देखा तो विद्या है स्त्रीलिंग, आलय है पुल्लिंग, लेकिन विद्यालय क्या हो गया? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसके कारण हुआ? आलय के कारण। तो जिसके कारण प्रधान पद स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाता है उसको प्रधान पद कहते हैं। जिस पद के कारण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में समस्त पद चला जाता है उसको ही प्रधान पद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक और देखो, अब देखो, आप फिर से देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे जलधारा, अगर हम समस्त विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जल की धारा। जल यहां क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना। और धारा क्या है? धारा है स्त्रीलिंग, धारा क्या है? स्त्रीलिंग। यदि हम इनको विग्रह करेंगे, जलधारा का विग्रह करेंगे तो जल है पुल्लिंग और धारा है स्त्रीलिंग, लेकिन जलधारा पूरा क्या बन गया? स्त्रीलिंग। तो यहां पर जलधारा शब्द स्त्रीलिंग बन गया, इस कारण से जो धारा है वही प्रधान पद है, जिसके कारण किसी लिंग में परिवर्तित हो जाए। जैसे विद्या धन आलय, विद्या स्त्रीलिंग है, आलय पुल्लिंग है, लेकिन विद्यालय अपने आप में पुल्लिंग है तो आलय यहां पर प्रधान पद हो जाएगा। आई होप अब आ गया होगा आपको समझ में। समास के होते हैं 6 भेद। ओके, अब 6 भेदों से आप डरना मत, तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? सुनो ध्यान से, कि आपने पढ़े हैं वर्ण और स्वर और व्यंजन पढ़े हैं ना। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं पूछती, हम पढ़ रहे हैं समास। समास के भेद कितने होते हैं? 6। ठीक है, कौन कौन से? देखो समझ में आ जाएगा आपको। ये है आ, क्या है ये? आ। ये है बा, त, क, द, द। पढ़ो जल्दी, ये क्या लिखा है? ऐसे में पढ़ लो। क्या लिखा है? अब तक दादा। क्या लिखा है? अब तक दादा लिखा है, अब तक दादा। ओके, अब देखो यहां पर आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। वाओ, ये तो 6 हो गए। क्या ये समास के भेद है? सही, बिल्कुल सही। अब तक दादा, अब तक दादा, ये हो गए 6 समास के भेद। क्या क्या? देखो, अव्ययी भाव, ठीक है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। अब देखो, आप समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं हम? यस, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। अब तक दादा, ये आ से अ, ब, त, क, द। ठीक है, अब इनसे क्या बन गया? आ से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। क्या आपको याद हो गए? अव्ययी समास, अब तक दादा, ऐसे याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गए क्या पढ़ रहे हैं हम? 6 समास की परिभाषा हम जानेंगे धीरे धीरे। पहले इनका नाम तो जानने। अब तक दादा समास के 6 भेद, आ से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व समास।
आगे चलते हैं। देखो, सबसे इजी हम कैसे जानेंगे कि किसी समास में या किसी भी पद को कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा समास है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी समास होगा। जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, मतलब जिस पद से, प्रधान पद किसे कहते हैं? जिसके कारण किसी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का हो। तो यदि पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी भाव होगा। ठीक, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष या कर्म धारय होगा। दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व होगा, और दोनों पद प्रधान है तो बहुव्रीहि, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होगा। ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान यदि नहीं हुए, ना होकर, अर्थात दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान हुआ तो इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन ना, दोनों पद इसमें बहु ना होते होकर इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जबकि पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव में। उत्तर होता है तत्पुरुष और कर्मधारय, और द्विगु में दोनों पद होते हैं इसमें, और दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, सरल भाषा में पहचानने का तरीका क्या है, किस तरह से समास को पहचाना जा सकता है, वो अब ध्यान से सुनिए। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव में होता है पूर्व पद प्रधान। अब प्रधान पद क्या होता है, समझ लिया ना? जिस पद की सहायता से समस्त पद का लिंग निर्धारण हो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो अव्ययी, जो अव्ययी भाव समास है उसका पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद के आधार पर ही समस्त पद का निर्णय होता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तत्पुरुष में क्या होता है? तो पूर्व पद किसे कहते हैं? पहले वाले पद को। और तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या, घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़ा भी पुल्लिंग है, सवार भी पुल्लिंग है, तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार। सवार इसमें उत्तर पद है, तो उत्तर पद इसमें प्रधान है। कर्मधारय दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जो, विशेषता, विशेष्य, ये सब इसमें होती है। तो कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान। द्विगु, पहला पद। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, संख्या। द्विगु का अर्थ होता है पहला पद संख्यावाचक, और वही होता है, ठीक, पहला पद संख्यावाचक। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दोनों बराबरी के, टक्कर के, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और योजक चिन्ह, शब्द के बीच में ये जो योजक चिन्ह है वो लगता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल चावल, आना जाना, सुबह शाम, दिन रात, दोनों पद प्रधान है। फिर है बहुव्रीहि, किसी तीसरे शब्द की प्रतीति होती है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते। ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद। जैसे ओके, नीलकंठ कर्मधारय भी है, नीलकंठ बहुव्रीहि भी है। इसका विच्छेद या विग्रह किस तरह से होगा वो निर्णय करता है। जैसे यदि नीलकंठ की हम बात करें, देखो नीलकंठ यहां मैं लिखती हूं, नीलकंठ। यदि मैंने इसका विग्रह किया, विग्रह मतलब इसको तोड़ा, कैसे? नीला है कंठ जो, नीला है कंठ, कंठ मतलब क्या होता है? गला, कंठ जो। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? जब हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जो, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कैसे? जब हम नीलकंठ का नीला है कंठ जो, यदि नीलकंठ बहुव्रीहि भी हो जाएगा। कैसे? यदि इसका समस्त पद नीलकंठ है और इसका विग्रह करें, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, नीला
है कंठ जिसका, और यहां हम लिख देंगे अर्थात शिव। शिव भी आ गया, मतलब ना तो पहला पद प्रधान है, कोई तीसरा पद प्रधान है अर्थात शिव, जबकि यहां पर शिव तो लिखा ही नहीं था, सिर्फ नीलकंठ लिखा था, तो यहां हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि। नीलकंठ कर्मधारय होगा जब उसका विग्रह किस तरह से होगा, नीला है कंठ जो। सिर्फ हम इन दोनों पदों का ही वर्णन देंगे या दोनों पदों को ही परिभाषित करेंगे कि नीला है कंठ जो, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। यदि हम करेंगे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो शिव यहां पर लिखा नहीं है, नीलकंठ पर कहीं शिव नहीं लिखा है, तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है, तो वहां पर जब तीसरे पद की ओर किसी तीसरे शब्द की प्रतीति होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। जो भी सामासिक शब्द कैसे कहते हैं, जो समास के नियमों से, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह को परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, क्या हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। कैसे समझी, बता देती, ये तत्पुरुष है। क्यों तत्पुरुष है, देखिए, जो जब हम, ये क्या है, ये समस्त पद है। समस्त पद किसे कहते हैं, जो समस्त पद, समस्त पद, इसमें पूर्व पद है राजा, उत्तर पद है पुत्र। ठीक, तो राजपुत्र, राजा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, राजपुत्र सिर्फ पुत्र की ओर, मतलब उत्तर पद इसमें प्रधान है, तो इसलिए ये हो गया तत्पुरुष। दूसरा, तत्पुरुष की पहचान उत्तर पद प्रधान, ठीक, और दूसरी क्या होती है इसकी पहचान, इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, कारक विभक्ति का प्रयोग कैसे, विग्रह करने पर, विग्रह मतलब तोड़ने पर, विग्रह किया तो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजपुत्र था, राजा का पुत्र, ये क्या है, ये कारक विभक्ति तो है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, संबंध का की के, का आता है संबंध कारक में, राजा का पुत्र संबंध बताया, तो ये एक पहचान होती है तत्पुरुष की, इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। और दूसरी इसकी पहचान क्या होती है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान कैसे जानते हैं हम, जैसे राजपुत्र है, पहला पद है ये, पूर्व पद है ये उत्तर पद, ठीक, तो यहां पर जो राजपुत्र बना वो किसकी तरफ डिनोट कर रहा है, पुत्र की तरफ, मतलब जो उत्तर पद है वही प्रधान है, तो यहां पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जो भी बीच का संबंध है, राजपुत्र राजा का पुत्र, देशवासी देश के वासी, हिमालय हिमकालय, ये सब तत्पुरुष, सब तत्पुरुष, क्योंकि यहां पर ये है कारक विभक्ति का प्रयोग है। जहां कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर आता है तत्पुरुष, और साथ ही साथ तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद है वो भी प्रधान होता है। आलय, ठीक है, हिमालय। समास में दो पद होते हैं, जैसे अभी हमने कहा, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास का उपयोग होता है, और इसलिए कहते हैं कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान, प्रधान क्या,
जिस शब्द की सहायता से ये पता चले कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अर्थात उसके लिंग का निर्धारण होता है जिस पद की सहायता से, या पूर्व पद की सहायता से हो रहा है या उत्तर पद की। जैसे प्रति है पूर्व पद, कूल है उत्तर पद, प्रतिकूल। अब यहां पर जो प्रतिकूल शब्द है वो क्या बताता है? प्रतिकूल मतलब विपरीत टाइप, प्रतिकूल परिस्थितियां, कभी अनुकूल परिस्थितियां, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां। तो प्रतिकूल मतलब प्रति ही इसमें प्रधान है, प्रति के कारण ही इसका अर्थ हो रहा है कि मतलब बुरी। तो यहां पर पूर्व पद प्रधान है, और पूर्व पद जहां प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। और एक और मैं बात बता दूं कि जो पूर्व पद है वो उपसर्ग भी होता है अव्ययी भाव समास में। उपसर्ग प्रत्यय जानते हो ना आप? उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करें। जैसे ये है, चलो प्रति से बताती हूं आपको, ठीक है। जैसे प्रति है, प्रति, प्रति उपसर्ग है, प्रति धन दिन, प्रतिदिन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? प्रतिदिन, ओके। और प्रति से क्या? प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। और क्या हो जाएगा? प्रति धन वर्ष, प्रतिवर्ष हो जाएगा। जो उपसर्ग प्रति वर्ष। उपसर्गों की सहायता से कई शब्दों का निर्माण किया जाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान तो होता ही है, साथ ही साथ उपसर्ग भी होता है। अजन्म, अजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा भी है यहां पर। अव्ययी भाव जैसे यथा, संभव, ये पूर्व पद इनमें प्रधान है। यथा, अनु, पेट, आ, यथा, अ, अनुरूप, भरपेट। पेट पूर्व पद है, लेकिन हाँ एक और बात सुनो, पेट भर, पेट भर को यहां पर भरपेट लिखा है। ऐसा नहीं कहते भरपेट भोजन करो, पेट भर भोजन करो। पेट भर की जगह क्या कहते हैं? भाई भरपेट भोजन कर लो। भरपेट एक अच्छा समस्त पद दिखता है, जो सार्थक दिखता है, ठीक है उसका अर्थ वही पेट भर भी और भरपेट का, लेकिन पूर्व पद प्रधान और यहां पर आकर वो उत्तर पद में परिवर्तित हो गया, फिर भी पूर्व पद ही उसको माना जाएगा। अजन्म, जन्म से पहले। यथासंभव, स्थान के अनुसार, ठीक। तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। अब चल रहे हम तत्पुरुष की। अव्ययी का क्या होता है? प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान, जबकि तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास तीन प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। अर्थात जो हमने समास के अभी 6 भेद जाने ना, अब तक दादा। तत्पुरुष, कभी कभी किसी किताब में आपको यह भी मिल सकता है कि समास के तो 4 भेद होते हैं। अब आप सोचोगे अरे यार लाली मैडम ने तो 6 पढ़ाए थे, इससे अच्छा तो हम 4 ही पढ़ लें। लेकिन जब आप 4 पढ़ोगे तो उनके उपभेद नजर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो लाली मैडम वाले 6 पद पढ़ रहे ना, कम से कम वो क्लियर तो है। तो सुनो, अब वो 6 या 4 क्यों हो जाते हैं? जो तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष समास, उसको उसके 2 माने जाते हैं। कौन कौन से? एक है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय। ये इसी के उपभेद माने गए हैं, लेकिन इनको अलग से भी लिख सकते हैं। तो या तो आप इनको अलग अलग काउंट कर लो तो बेटर रहेगा। जैसे अभी मैंने एक ट्रिक बताई ना, यहां से लिखते हैं अ, ब, त, क, द, दा। क्या पढ़ा हमने? अब तक दादा। हो गए 6 समास। 1 2 3 4 5 6। आ से अव्ययी, बा से बहुब्री, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधार, दा से द्विगु और दा से द्वंद। बस अब तक दादा याद रखो। यदि आप इसमें से कर्मधारय और दा हटाओगे तो अब तद नहीं भूल जाओगे, इसलिए अब तक दादा इज वेरी राइट। और इसको याद करिएगा तो समाज के 6 भेद होते हैं। इस तरह से यदि कहीं किताब में समाज के 4 भेद आ जाएं तो बिल्कुल डरना नहीं और घबराना नहीं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि समाज के 2 उपभेदों को यहाँ पर नंबर दे दिया जाता है। किसी बुक्स में लिखे रहते हैं 6 भेद, किसी में लिखे रहते हैं 4, लेकिन है वो इतने ही। 6 से 8 कभी नहीं आएंगे, 7 कभी नहीं आएंगे, या 4 से कभी 3 नहीं होंगे, ठीक है। तत्पुरुष के, हाँ ये जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि कर्मधारय किसका उपभेद है,
या तत्पुरुष के कौन कौन से उपभेद हैं? तो याद रखना, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। ओके। तत्पुरुष समास का उत्तर अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद तथा द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष तो है ही, कर्मधारय और द्विगु। ठीक। अब देखो, अब आप कहोगे फिर आ गए, ये कुछ नहीं है, ये तो कारक हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। डरने का नहीं, घबराने का नहीं, चिंता भी नहीं करने का, क्योंकि ये आप सब पढ़ चुके हो। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। अरे आप कहोगे ये तो कारक है। यस, तभी तो अभी मैंने बताया था ना कि जिन समास जो समस्त पद हैं उनका विग्रह करने पर यदि कारक विभक्तियों का प्रयोग हो तो समझ लीजिए वहां क्या है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कारक ही उसके भेद हैं। कर्ता को छोड़कर सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहां पर कर्ता और कौन सा नहीं है? संबोधन। कर्ता को और संबोधन को यहां से गायब कर दिया है, नहीं है। दो कौन कौन से नहीं है? एक कर्ता नहीं है, दूसरा संबोधन नहीं है। एक ऊपर का नहीं है, एक नीचे का नहीं है, तो बचे 6। तो जो 6 बचे हैं वही हैं तत्पुरुष के प्रकार। तत्पुरुष का कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं 6। तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह लिप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। लुप्त, लुप्त मतलब गायब। लुप्त का अर्थ होता है गायब। ठीक। और यदि लिप्त कहीं पढ़ लोगे तो लिप्त मतलब होता है लीन, मतलब पूरी तरह से लीन हो जाना, मग्न हो जाना। लिप्त और लुप्त में यही अंतर है। लुप्त मतलब गायब, लिप्त मतलब उसमें लीन रहना। तो तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह हो जाता है एकदम लुप्त। कैसे? जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, एक हो जाता है, साथ में आ जाता है। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे सर्वभक्षी। सर्वभक्षी क्या कहते हैं? सबको खाने वाला, सबका भक्षण करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, को। अब इसको जहां जहां, अब आप कैसे जानोगे कि कर्म तत्पुरुष है? आप इसका विग्रह करो, यदि को आ रहा है तो तत्पुरुष है। ठीक है, तो यहां भी को आया, सबका भक्षण करने वाला। ठीक है। मनोहर, मन को हरने वाला, गिरी को धारण करने वाला, कांट को फोड़ने वाला, माखन को चुराने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, या कुंभ को बनाने वाला, कुंभकार। तो यहाँ को आया है, इसलिए यहाँ क्या है? कर्म। क्योंकि कर्ता ने कर्म को, हम कारक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परसर पढ़ लिए ना, इसलिए अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो हमने अभी परसर्ग में पढ़ा है, जो हमने कारक में पढ़ा है, वही है तत्पुरुष के भेद, जो कि 6 हैं। सबसे पहला कर्ता और लास्ट वाला संबोधन इसमें शामिल नहीं है। बाकी कर्म से लेकर अधिकरण तक सब शामिल है, वही इसके उपभेद माने गए हैं। कौन से कारक के उपभेद? तत्पुरुष के। क्या कारक के उपभेद है उसके? विभक्ति या परसर्ग ही तत्पुरुष के उपभेद हैं। करण, इसमें करण की विभक्ति से, जैसे कर्ता ने, करण से, ये सब जहां जहां आपको तुलसी द्वारा, द्वारा या से, सूर द्वारा, जहां द्वारा आएगा या से आएगा वहां क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से। ओके, याद रखना बहुत ध्यान से। जो व्याकरण रहती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती है, क्योंकि व्याकरण का नेचर कैसा है? गणित नेचर, मैथमेटिकल नेचर। जैसे 1 2 3 4 हमने गिनती जान ली, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? 5 6 7 8। हम ये नहीं कहेंगे 1 3 5 9 11 13 3, ऐसे नहीं करेंगे हम। एक से दूसरे पर लिंक्ड है ना। ठीक उसी प्रकार से अभी हमने विसर्ग पढ़े, विसर्ग के बाद हमने देख रहे हैं समास, तो विसर्ग से ही जुड़ा हुआ समास है। तो जो हमने विसर्ग पढ़े थे वही तत्पुरुष के उपभेद हैं। ठीक उसी तरह से अपदान में जाएगा। अपदान का से होता है अलग, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्महीन, कर्म से हीन, वन रहित, वन से रहित, अन्नहीन, अन्न से हीन। ठीक। संबंध का की के, जलयान, जल का यान, संबंध दिखाया जा रहा है। छात्रावास, छात्रा का वास,
चरित्रहीन, चरित्र से हीन, ये आएगा आपका अपादान में, ठीक है। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता, ये वाला अपादान है, बाकी आपके संबंध है, ये संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ठीक है। जो चरित्र से हीन है वो आपका अपादान, क्योंकि वो अलग अलग होना दिख रहा है, क्लियर। अधिकरण में और पर, रणधीर, रण में, भीर में, पर, के, बीच, ये सब आता है। तुलना, ये भी आ जाती है। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, पुरुषोत्तम, ये आप बीती, ये सब हो जाएगा। कर्मधारय क्या है? जिस तत्पुरुष, अब हम कर्मधारय समास की ओर चलते हैं, जो कि तत्पुरुष का ही माना जाता है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद पर समान रूप से प्रधान हो, अर्थात जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, मतलब दोनों, तथा विशेष विशेषण भाव को प्रकट होता है, उनके लिंग वचन भी समान हो, वह कर्मधारय समास होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, मत डरो, जो सब आता है वही यहां पर आपको बता रहे हैं। विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण भय है तथा विशेष भय है। अर्थात आगे चलो, आसानी से समझे तो समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्ण पद उत्तर पद में उपमेन और उपमान हो तथा विशेषण विशेष संबंध हो। विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे नीला, गहरा नीला, ठीक। पहला पद, पहला और बाद का पद दोनों प्रधान हो, उपमान और उपमेय या विशेषण विशेष से संबंध हो। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, ठीक। कर्मधारय, प्राण प्रिय, प्राण से प्रिय। फिर आ गया कर्मधारय, प्राण से प्रिय। मृग नैनी, मृग के समान है। विद्या रत्न, विद्या ही रत्न है, विद्या का जो रत्न है। चंद्र बदन, चंद्र के समान मुख। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर, जो अक्सर लगता है, ठीक है। द्विगु, द्विगु में क्या होता है? द्विगु में दोनों पद समान होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। कहते हैं हम हैं, नहीं वो कहता है हम हैं। इस तरह से दोनों पद में एकदम द्वंद्व होता है। द्वंद्व युद्ध देखा है, मल्ल युद्ध देखा है, जो आपस में बराबरी से युद्ध करते हैं, कोई हारने का नाम ही नहीं लेता है। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद होते हैं प्रधान। जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु हम पढ़ रहे हैं अभी, द्वंद्व हम बाद में पढ़ेंगे। ये द्विगु समास है, द्विगु का अर्थ होता है संख्या। तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। ये होते हैं 2 प्रकार के, समाहार और उपपद प्रधान। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या, और वो भी संख्या कौन सी होती है? जिसका पूर्व पद, ठीक, संख्यावाचक। जैसे यहां लिखा है नवरात्रि, सप्त ऋषि, पच मणि, त्रिनेत्र, अष्ट धातु। नव 9 का समझ में आ रहा है, सप्त 7 का, पंच 5 का, त्रि 3 का, अष्ट 8 का। तो यहां पर पहला जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। नवरात्रियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, 5 मणियों का समूह, 3 नेत्रों का समूह, 8 धातुओं का समाहार। द्विगु समास, समाहार और उपपद, ठीक। द्वंद्व जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके दोनों पद होंगे प्रधान, कोई किसी से कम होने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पद हैं प्रधान। द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध आपने देखा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कभी जो प्राचीन नाटक या सीरियल्स आपने देखो, अरे द्वंद्व युद्ध चल रहा था एक दूसरे के बराबर, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होते हैं एक समान, कोई किसी से छोटा नहीं। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या लगे, अर्थात जब इनका विग्रह करेंगे या तो और आएगा, ये एवं, तथा, या फिर आ जाएगा या। लिखा है जैसे, इसके भी 3 भेद है, इत्येतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे अन्न जल, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न और जल। धन दौलत, धन और दौलत। मार पीठ, मार और पीठ। आग पानी, आग और पानी। गुण दोष, गुण और दोष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पाप या पुण्य। ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा। बहुव्रीहि है, इसमें क्या होता है? ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान,
ना इसमें उत्तर पद प्रधान। तो क्या होता है भैया प्रधान? ये किसी तीसरे पद की ओर डिनोट करते हैं, अर्थात इनमें जो लिखा होता है उनका तो कोई महत्व ही नहीं होता, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बहुव्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। बहुव्रीहि जैसे नीलकंठ, नील और कंठ, पूर्व पद है नील, कंठ है उत्तर पद, लेकिन वो नीलकंठ किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? शिव जी की ओर, तीसरे पद की ओर कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि। दशानन, दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण वहां लिखा नहीं है, फिर भी वहां रावण की ओर संकेत किया जा रहा है, ना तो पूर्व पद। जैसे देखो दशानन, दशानन, अब यहां पूर्व पद है दश अर्थात 10 और आनन मतलब मुख, ठीक, मुख और 10। तो यहां ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद, यहां तो कोई तीसरा पद प्रधान हो गया। दशानन किसे कहते हैं? रावण, लंकापति रावण, ठीक है। तो ये आ गया तीसरे पद की। तो बहुव्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ना तो यहां नील प्रमुख प्रधान है, ना ही यह कंठ प्रधान है, यहां तो किसी तीसरे की ओर कह दिया है, शिव। तो इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। पानी अर्थात क्या? हाथों में। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पंकज, पंख में जो पैदा हुआ, अर्थात कमल। पंकज कमल का नाम है ना, नीरज भी कमल का नाम है। वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो यहां पर कहीं भी ना तो ब्रह्मा लिखा था, ना या विष्णु लिखा था, ना या विष्णु लिखा था, ना या कमल लिखा था, ना या सरस्वती लिखा था, फिर भी ये संकेत किसकी ओर आ गए? ब्रह्मा, विष्णु, कमल और सरस्वती। तो यहां पर जो तीसरे पद की ओर डिनोट करता है या संकेत करता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा होता है। अब सुन लो ध्यान से कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अक्सर स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज्ड, क्योंकि सुनो, जैसे नीलकंठ का ही हम उदाहरण ले लें, या फिर हम देखो अभी हमने कौन कौन से देखे थे, वीणा पाणी, चतुर्भुज, ठीक। सबसे अच्छा उदाहरण चलो नीलकंठ ले लेते हैं, जो यहाँ लिखा है नीलकंठ। यदि इसको हम इस तरह से लिखें, नीला है कंठ जिसका, तो ये हो जाएगा अर्थात शिव, ठीक। ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। लेकिन यदि सिर्फ नीलकंठ को लिखा जाए, नीला है कंठ जो, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास में, कर्मधारय में समस्त पद का एक दूसरे पद का विशेषण होता है, अर्थात सिर्फ बताया जाता है नीला है कंठ जो, इसमें शब्द प्रधान होता है सिर्फ। तो नीला है कंठ जो, सिर्फ और सिर्फ इस जो प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद है ना, उसका ही वर्णन किया जा रहा हो, उसके बारे में ही सिर्फ बात की जाती है, तो वो होता है कर्मधारय। यदि किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता है, यहां लिख दिया नीला है कंठ अर्थात शिव जी, तो तीसरे पद आ गया है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। बताओ तो क्या समझ में आया आपको? कर्मधारय और बहुव्रीहि में समझ में आया अंतर? कर्मधारय में समस्त पद का एक दूसरे पद का विशेषण होता है, इसमें शब्द प्रधान होता है। जैसे
बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थी प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव, किसी तीसरे की ओर इशारा हो जाता है। तो बहुव्रीहि, अब तो ऐसे देखो, बहुव्रीहि बड़ा लंबा चौड़ा सा है। बहु, बहु मतलब बहुत होता है ना, हमने पढ़े थे ना, एक वचन बहुवचन। बहु का अर्थ है बहुत। तो जहां पर और किसी के बारे में, बहुत के बारे में चर्चा हो रही हो, किसी तीसरे पद के बारे में चर्चा हो रही हो, वहां होता है बहुव्रीहि समास। समझ में आया? यदि नीलकंठ, सिर्फ नील और कंठ की चर्चा होगी, जैसे नीला है कंठ जो, सिर्फ और स्टॉप हो गया, हमने समास विग्रह क्या किया नीलकंठ का, नीला है कंठ जो, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। यदि हमने किया नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलते हैं आगे। देखिए अब है समास, इसी में देखेंगे। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। जैसा अभी मैंने बताया, किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्मधारय और बहुव्रीहि, जो अक्सर एक से लगते हैं और विद्यार्थी कहते हैं अब ये उदाहरण तो बहुव्रीहि का है, ये कर्मधार में कहां से आ गया, या फिर कहेंगे ये तो कर्मधार का ही है, बहुव्रीहि में कैसा आ गया? उनका विग्रह करने पर उनका अंतर आता है। देखो, इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कैसे? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, जिससे तुलना कर। नीला है कंठ जो, नीलकंठ, नीला है कंठ जो। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के ही हैं। ठीक है, नील गगन, नील है गगन जो, चरण कमल, कमल के समान चरण है जो अक्सर लगा होता है कर्मधारय समास में। जैसे ही विग्रह करते हैं जो आता है। और जबकि बहुव्रीहि समास में बात की जाती है, जैसे वीणा पानी, तो वीणा है पानी जो नहीं आएगा, ये तो बहुव्रीहि का ही होगा कि वीणा है पानी में जिनके अर्थात सरस्वती, सरस्वती जी तो लिखा नहीं था वहां पर दोनों पदों में, ना तो पूर्व पद में कहीं सरस्वती था ना उत्तर पद में, लेकिन वो इशारा किसकी ओर किया जा रहा है, संकेत किसकी ओर किया जा रहा है, सरस्वती की तरफ। तो बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण, या गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, गिरिधर तीसरे की ओर संग। मुरलीधर, मुरलीधर से एकदम क्या याद आता है? मुरलीधर मीन्स कृष्ण याद आएंगे, भले ही वहां नहीं लिखा है, तो मुरलीधर भी आएगा बहुव्रीहि का ही उदाहरण। द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। द्विगु, द्विगु क्या है? जिसका इसमें भी कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि ये भी कहीं कहीं समान नजर आते हैं। जैसे दशानन, अब आप कहेंगे यस, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद होता है संख्यावाचक, जबकि अभी अभी आपने बता दिया कि दशानन है बहुव्रीहि समास। सो सुन लीजिए अब ध्यान से कि कैसे होता है। दशानन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। समझ में आया? नहीं आया होगा। देखो, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद मतलब जो उनके बाद बन जाए, मतलब उनसे मिलकर, पदों से मिलकर जो पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं ना। दो पदों को मिलाकर, जैसे रसोई का घर समस्त पद हो गया रसोई घर, घोड़े पर सवार हो गया घुड़सवार। समस्त पद मतलब जो संक्षिप्त हो जाता है उसको समस्त पद कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दशानन, ओके, यहां भी दशानन लिखा है। दश है आनन जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। जब तीसरे पद की ओर संकेत कर दें या उनका विग्रह इस तरह से किया जाए कि वो तीसरे पद को हमें लिखने पर मजबूर हम हो जाएं। यदि हम लिखें कि दश है आनन जिसके अर्थात, और अर्थात सिर्फ छोड़ दें, ये हम लिखें ही नहीं, तो क्या ये वाक्य पूरा माना जाएगा? नहीं, कहेंगे अर्थात क्या मतलब, क्या है भाई?
सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा, जब कोई भी वाक्य अधूरा छूटता है तो उसके बाद हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आते हैं ना। तो दश है आनन जिसके, अर्थात रावण, रावण को हमने लिख दिया, जबकि यहां पर रावण नहीं लिखा था। क्या यहां रावण लिखा है? नहीं लिखा, ये तो सिर्फ लिखा है दश आनन। ठीक, तो तीसरे पद की ओर जहां होता है वहां बहुब्रीहि, चतुर्भुज में भी सेम ऐसा ही है। और देख लेते हैं। ठीक है, अब संधि और समास में भी अंतर। संधि अर्थात जोड़ना, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब जोड़ने और संक्षिप्त करने में क्या अंतर है? देखो, संधि होती है वर्णों में, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समास होते हैं पद या शब्द में। ठीक, संधि वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है, जैसे देव धन आलय, देवालय। समास दो पदों में होता है, यह होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है, जबकि इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता। किसमें नहीं होता? संधि में। और संधि होती है वर्णों की, समास होते हैं पद या शब्द के। ठीक, जैसे माता और पिता यहां लिखा है। ठीक है, कभी कभी इनका लोप हो जाता है और कभी कभी नहीं होता। द्विगु समास और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है, जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जैसे पंचमढ़ी, पचमढ़ी, या नवग्रह, या नवरत्न, या नवरात्रि। ठीक है, तो द्विगु पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होता। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक नहीं होता। द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधार में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। यही इसका अंतर है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहां आ गया 9, नव को यहां पर संख्या में दिखाया है, 9 रत्नों का समूह, ये द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास संख्या। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, कर्मधार है, यहां कोई संख्या नहीं है। रक्तोत्पल, रक्त से जो उत्पल, कर्मधार है। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय में तो आप अंतर समझ ही जाओगे, क्योंकि द्विगु समास में हमेशा पूर्व पद संख्यावाचक रहता है। पूर्व पद मीन्स पहला पद। ठीक, आशा करती हूं आपने ध्यान पूर्वक समास सुन लिए हैं। बताइए जल्दी, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण। यस, 2 पदों के मेल से बनता है समास, और इन दोनों पदों को पहला और दूसरा पद नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद, उत्तर पद। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने सुना है। इस प्रकार से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल स्कूल एजुकेशन, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के। साथ ही साथ आप बुक्स और ई बुक्स भी देख सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, बहुत सारी आपकी जो आवश्यक जानकारी है वो इन बुक्स में मिलेगी। तो जरूर आप देखिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।